स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जो साइमन पर चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइमन ने जो निर्णयन प्रक्रिया मॉडल बताया है उसकी क्या क्या सकारात्मक बातें और उपयोगिताएं हैं, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि साइमन की आलोचनाएं या साइमन के मॉडल में कमियां क्या क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइमन की जो उपयोगिता और सकारात्मक बातें हैं। इसमें सबसे पहला है, देखिए कि साइमन ने निर्णयन प्रक्रिया के बहुत से आयामों को स्पष्ट किया। निर्णयन प्रक्रिया के बहुत से डायमेंशन, आयाम कौन कौन से हैं, जैसे निर्णय के प्रकार, निर्णयन की प्रक्रिया, उसके चरण, तार्किकता, तार्किकता से संबंधित सीमित तार्किकता, पूर्ण तार्किकता, ह्यूरिस्टिक रणनीति इत्यादि को साइमन ने स्पष्ट किया। इसलिए ये काफी वास्ट कंट्रीब्यूशन साइमन का बन जाता है। दूसरा है, निर्णयन में उसने किस विषय का समावेश किया? मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का समावेश करके साइमन ने स्पष्ट किया कि निर्णयनकर्ता की कुछ सीमाएं होती है। मनोविज्ञान सीमा की तरफ, मूल्य की तरफ ले जाता है, और जब भी निर्णयनकर्ता मूल्यों से प्रभावित होकर कोई निर्णय करता है तो वो उसकी एक लिमिट को दर्शाता है। उसके बाद, यानी कहने का अर्थ है कि साइमन ये कहना चाहते हैं कि एक निर्णयनकर्ता अर्थशास्त्र वाले व्यक्ति की तरह 100% एक्यूरेट या तार्किक निर्णय नहीं लेता है। उसकी कुछ लिमिट्स होती है जो साइमन ने स्पष्ट किया, और इसीलिए साइमन ने सीमित तार्किकता का उपयोग किया अपने मॉडल में। फिर है, निर्णयन प्रक्रिया में क्या क्या यूज करने के आग्रह किया। आखिरी का पॉइंट था हमारा 7वां, उसमें यह था कि निर्णयन प्रक्रिया में तथ्यों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, गणितीय विधियां काम में ली जाए, कंप्यूटर और स्वचालन विधियों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होगा तो निर्णयन में तार्किकता बढ़ेगी, और जो जो निर्णयन में तार्किकता बढ़ेगी त्यों त्यों प्रशासन विज्ञान बन जाएगा। विज्ञान का क्या तात्पर्य है कि जिसमें कथन और कारण में भविष्यवाणी करने योग्य संबंध हो, यानी आप जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा यह आप पहले से बता सकते हो, तो निर्णयन में तार्किकता मानी जाएगी, और निर्णयन जो है, प्रशासन जो है, विज्ञान बन जाएगा। उसके बाद एक और कहा है कि निर्णयन और संगठन में व्यक्ति के प्रशासनिक व्यवहार में संबंध स्थापित किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति प्रशासन में व्यवहार करता कैसे है, संगठन में व्यवहार करता कैसे है। साइमन ने स्पष्ट किया कि उसके पीछे उसके द्वारा लिए गए निर्णय होते हैं, जैसा वो निर्णय लेगा वैसा ही संगठन में कामकाज करेगा, व्यवहार करेगा। तो ये संबंध साइमन ने स्थापित किया। इस प्रकार से ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सकारात्मक बातों की ओर इंगित करते हैं साइमन की। उसके उपरांत हम लेते हैं साइमन की आलोचनाएं या कमियां। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि साइमन के निर्णयन प्रक्रिया मॉडल की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो पहला आपको निर्णयन प्रक्रिया मॉडल समझाना है जो पहले के 3 वीडियो में आया है। उसके बाद उसकी सकारात्मक बातें और उपयोगिताएं लिखनी है, और उसके उपरांत उसकी नकारात्मक बातें लिखनी है। तो जरा देखिए, प्रशासनिक व्यवहार को प्रभावित करने क्या क्या कमियां हैं। पहला तो चीज है कि संगठन में जो व्यक्ति व्यवहार करता है, यानी जो कामकाज करता है, उसे प्रशासनिक व्यवहार कहा गया है। उसको साइमन ने माना है कि केवल और केवल वो निर्णय से प्रभावित होकर सारा काम करता है, जैसा उसने निर्णय लिया है वैसा ही वो कामकाज करता है। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि नहीं, कई बार निर्णय आप जैसा लेते हो वैसा कामकाज नहीं कर पाते हो, कारण कि कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक तत्व बीच में ऐसे आ जाते हैं जो आपके निर्णयों के अनुसार आपको काम नहीं करने देते हैं, फलस्वरूप आप उनसे प्रभावित हो जाते हो। तो यही लिखा है कि प्रशासनिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों की साइमन ने उपेक्षा कर दी है। उसके उपरांत निर्णयन प्रक्रिया, साइमन ने कहा कि यदि किसी संगठन को समझना है तो उसकी निर्णयन प्रक्रिया का अध्ययन कीजिए। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सारा संगठन केवल निर्णयन प्रक्रिया से नहीं समझा जा सकता। इसलिए कहा कि संपूर्ण संगठन की तस्वीर बनाने में निर्णयन प्रक्रिया असफल रहती है। फिर आया साइमन की साधन साध्य विचारधारा।
साधन साध्य विचारधारा में साध्य का अर्थ होता है लक्ष्य और साधन का अर्थ होता है लक्ष्यों से पूर्व की अवस्था। तो साधन यानी जो भी आप निर्णय लेते हैं वो किसी न किसी बड़े निर्णय के साधन बन जाते हैं। तो यहाँ पर यह समस्या आती है कि साधन साध्य विचारधारा अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि आज जिस चीज को आप साध्य मानते हुए निर्णय ले रहे हो सकता है कल वो किसी और साध्य का साधन बन जाए और फिर वो जो साध्य है वो किसी और साध्य का साधन बन जाए। तो इस प्रकार साधन साध्य एक चेन श्रृंखला बन जाती है जिसमें आज का साध्य कल का साधन बन जाता है। तो ऐसी अनिश्चितता साधन साध्य प्रक्रिया में है, तो इस कारण प्रशासन भी अनिश्चित बन जाता है। एक साइमन ने कार्य कुशलता की कसौटी ली है। कार्य कुशलता की कसौटी में साइमन ने कहा है कि एक निर्णय कैसे कुशल माना जाएगा यह इस पर डिपेंड करता है कि यदि वो अपने परिणामों को तो अधिकतम करे, यानी उसके परिणाम ज्यादा से ज्यादा मिले और उसमें खर्चा या लागत कम से कम आए। ये कार्य कुशलता की कसौटी जिसे अनुकूलतम कहा है साइमन ने। तो ये प्रशासन को एक यंत्र सा बना देती है कि बार बार आप इसी पे देखना। कई बार ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं प्रशासक को कि उसमें खर्चा ज्यादा आता है निश्चित रूप से और उसका रिटर्न भी कम होता है, यह भी निश्चित है, लेकिन फिर भी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। परिस्थितियां उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं हाल ही में जो लॉकडाउन हुआ उस दौरान प्रशासन को कई ऐसे निर्णय लेने पड़े जिनमें उसका रिटर्न जीरो था, यानी उसे कोई लाभ आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, पर चूंकि देश के नागरिकों को बचाना था, देश के नागरिकों को जो है बीमार होने से भूखे मरने से बचाना था, तो ऐसे कई खर्चे प्रशासन को करने पड़े जिनका परिणाम जीरो है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। तो इसलिए हर समय ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकते कि जिनके परिणाम तो ज्यादा से ज्यादा निकले, रिजल्ट अच्छे से अच्छा आए और खर्चा कम से कम लगे। कई बार ऐसा होता है कि खर्चा बढ़ाना पड़ता है, जो हम कर रहे हैं उससे भी ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि परिस्थितियां डिमांड करती है। इसके बाद आया कि नौकरशाही जो है खास तौर से विकासशील देशों की जो नौकरशाही है उसमें कई भावनाएं, मूल्य, कई गैर तार्किक तत्व लोक सेवक पे या प्रशासक पे हावी रहते हैं। ऐसी दशा में ये पूरा मॉडल ही अनुपयोगी हो जाता है क्योंकि नौकरशाही मूल्यों से भरी पड़ी है। उसके उपरांत एक आलोचना फिर साधन साध्य विचारधारा की यह आई है कि साधन साध्य विचारधारा राजनीति प्रशासन जो द्विभाजन था, जो वुड्रो विल्सन ने दिया था कि प्रशासन और राजनीति अलग अलग है, उसको वापस जीवित कर देती। कैसे करती है ये, इसको समझिए कि साधन का अर्थ है कि यहाँ साधन बन जाता है प्रशासन और साध्य बन जाती है राजनीति। यानी मेजर जो निर्णय है देश के वो तो करती है राजनीति, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, और उनको लागू करने वाले सारे निर्णय करता है प्रशासन। तो प्रशासन के सारे निर्णय तो बन गए साधन और राजनीति ने जो निर्णय किया वो मेजर निर्णय वो बन गया साध्य। जैसे उदाहरण के रूप में लोक कल्याण। अब लोक कल्याण राजनीति ने निर्णय किया कि देश की जनता का जो है कल्याण बढ़ाना है, मैं उसका वेलफेयर और ज्यादा करना है, तो ये तो हुआ साध्य। अब इससे संबंधित सारे के सारे निर्णय करेगा प्रशासन और उसको क्रियान्वित करने के लिए, और वो बन गए साधन। तो फिर एक बार वही अवस्था उत्पन्न हो गई जो विल्सन ने कहा था कि राजनीति अलग है, प्रशासन का अलग क्षेत्र है। उसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण आलोचना कि यह संतोषजनक निर्णय, हमने कहा था कि साइमन ने अपने प्रशासनिक मॉडल में यह बताया, प्रशासनिक मानव मॉडल में, कि एक लोक प्रशासक जो है आर्थिक मानव मॉडल जैसा 100% तार्किक निर्णय नहीं ले पाता, वो कम परिपूर्ण या ठीक ठाक निर्णय लेकर संतुष्ट हो जाता है। तो जब ऐसा व्यक्ति संतुष्ट होता रहेगा इस तरह के निर्णय ले लेके, तो उसकी उन्नति नहीं हो पाएगी। उन्नति का अर्थ है कि आप 100% पे पहुंचे। तो इसलिए कहा गया है कि ये प्रशासन में जो उन्नति होनी चाहिए, अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, उसका विरोधी है। लास्ट एंड फाइनल आई है कि एक क्रिस अर्गरिस एक चिंतक हुए, उन्होंने एक आलोचना की है साइमन की, जो लास्ट में लिखी है शॉर्ट में,
कि एक प्रशासक के लिए इसका व्यावहारिक महत्व इस मॉडल का कम है। प्रैक्टिकल में एक लोक प्रशासक जो निर्णय लेता है उसमें ये काम नहीं आता। क्रिस अर्गरिस के अनुसार वो कहते हैं कि एक लोक प्रशासक अंतर ज्ञान, अंतर प्रेरणा और बहुत से जो है उसका अनुभव है उनसे प्रेरित होकर निर्णय लेता है। लेकिन यह जो है साइमन का मॉडल तो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा तथ्यों की तरफ ले जाइए, यानी आर्थिक मॉडल की तरफ ले जाइए, पीछे मत आइए। प्रशासनिक मानव मॉडल की माफ कीजिए, सामाजिक मानव मॉडल की तरफ मत आइए, प्रशासनिक मानव मॉडल को आर्थिक मानव मॉडल की ओर ले जाइए, यानी निर्णय में एक्यूरेसी बढ़ाते जाइए तो प्रशासन विज्ञान बन जाएगा। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता है। बार बार बस मूल रूप यह है आलोचनाओं का कि साइमन ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मानव की तरफ बढ़ना चाहता है, प्रशासनिक मानव को बढ़ाना चाहता है, लेकिन विकासशील देशों में खास तौर से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां ऐसी होती है कि उसे आर्थिक मानव की तरफ नहीं बढ़ने देती। कई बार वो पीछे सामाजिक मानव की तरफ बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से हमने साइमन की जो है सकारात्मक और नकारात्मक बातें देखी। अब आप छोटा सा एक निष्कर्ष का उल्लेख कर सकते हैं कि साइमन के जो विचार हैं वो मुख्य रूप से मैरी पार्कर फोलेट और चेस्टर बनार्ड के विचारों को आगे बढ़ाने वाले हैं। हालांकि आलोचनाएं हैं, लेकिन साइमन ने खुद ने अपनी आलोचनाओं के संदर्भ में एक जगह लिखा है कि यू कैन नॉट बीट समथिंग विथ नथिंग, यानी आपके पास कुछ नहीं है और फिर भी आप उस व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं जिसने कुछ तो किया है, तो वो ठीक नहीं है। और इसलिए ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बाद के जो चिंतक हुए साइमन से बाद के, उन्होंने निर्णयन प्रक्रिया पे ज्यादा कुछ नहीं लिखा। और एक दुर्भाग्य हमारा ये भी है कि हम ज्यादातर साइमन की निर्णयन प्रक्रिया ही पढ़ पाते हैं, संगठन के अन्य पक्षों पर साइमन के क्या विचार हैं वो साइमन ने नहीं लिखे। तो इस प्रकार से यह निष्कर्ष आपका हो सकता है कि यू कैन नॉट बीट समथिंग विथ नथिंग, यानी नथिंग जिसके पास कुछ नहीं है उससे आप उस व्यक्ति को बीट नहीं कर सकते जिसके पास कुछ न कुछ तो है। और साइमन ने निर्णयन प्रक्रिया के माध्यम से यह सिद्ध किया है। इस प्रकार हमारा ये साइमन से संबंधित टॉपिक होता है समाप्त। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।